हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उत्प्रेरक की बात हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट पृष्ठ रसायन का अधिशोषण अर्थात कोलाइडी अवस्था। ये जो अधिशोषण है, इस शब्द को ध्यान करेंगे आप। अधिशोषण अंग्रेजी में हम इसे एडजॉर्प्शन कहते हैं और एक दूसरी टर्म होती है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन। केवल बी और डी का अंतर है, लेकिन अधिशोषण और अवशोषण में वैसे अंतर क्या है? क्या है अधिशोषण और क्या है अवशोषण? देखिए, आपको समझा देता हूं। जैसे ये कोई एक द्रव की सतह है या किसी ठोस पदार्थ की सतह है। इधर भी देखिए आप, ये सतह है, सरफेस। और अगर हम इस पर कोई पदार्थ भी डालते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, और ये हमने यहां एक ड्रॉप डाल दी और इधर भी एक ड्रॉप डाली। ये ड्रॉप अगर इस सतह के अंदर गई, इनसाइड, ठीक है, इन सरफेस, इनसाइड द सरफेस, मानी सतह के अंदर, तो इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। उसने उस पदार्थ को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया ये। और अगर ये यहीं इसी सरफेस पे चिपकी रहती है, अंदर नहीं जाती, तो अधिशोषण। ऑन सरफेस, सतह पर, तब हम इसे कहेंगे अधिशोषण। अंदर नहीं आई, केवल सरफेस पर ही। तो अधिशोषण की परिभाषा क्या बन जाती है? किसी द्रव या ठोस पदार्थ की सतह का अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करना या अणुओं को अपनी सतह पर धारित करना या अणुओं का उनकी सतह पर एकत्रित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण। और अवशोषण की हम बात करेंगे। किसी द्रव या ठोस की सतह द्वारा अणुओं को अपने अंदर ग्रहण कर लेना या अणुओं का ठोस या द्रव की अंदर चले जाना या अणुओं का ठोस या द्रव की अंदर वाली सतह पर अधिक सांद्रता के रूप में फैल जाना अवशोषण कहलाता है। मानिए इन सरफेस पर फिनोमेना है, इनसाइड द सरफेस। ये हमारा कैसा है? ऑन सरफेस। एक ऑन सरफेस है, एक इन सरफेस। आपको अधिशोषण और अवशोषण का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें इसमें हो गई। एक ये सतह है, अधिशोषण, मुख्य रूप से हमें अधिशोषण ही पढ़ाना है इस बार। सतह, सतह को हम कहेंगे अधिशोषक। क्या कहेंगे? अधिशोषक। और इस पदार्थ को, ये जो ड्रॉप हमने डाली थी, दूसरा पदार्थ ये है, इसको कहेंगे हम अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ। ठीक है, तो अधिशोषण में दो पार्ट हो जाते हैं। एक
अधिशोषक, दूसरा अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ, इससे बनता है हमारा अधिशोषण। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एनिमल चारकोल, जो चारकोल होता है या एल्यूमिना होता है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन पर अधिशोषण की क्रिया, मिट्टी है, इनकी पृष्ठ सतह अधिक होती है, तो इनकी जो अधिशोषण की प्रक्रिया करने की पावर भी अधिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम चारकोल का चूर्ण ले और उसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक बंद बर्तन में रख दें, बंद बर्तन हमने लिया, ये एक बंद बर्तन है, पात्र, और इसके अंदर हमने यहां चारकोल डाल रखा है और इसमें कुछ गैसें भर दी, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO2, क्लोरीन, ये गैसें हमने इसके अंदर भर दी और बंद कर दिया। तो इसका जो दाब होना चाहिए, जो ये दाब महसूस करेंगी, आंशिक दाब का नियम आपने पढ़ा है, वो इन सब दाब के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी दीवारों पर जो दाब महसूस हो रहा है वो घट जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें से कुछ गैसें इस चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं, और जब वे एक जगह अधिशोषित हो जाएंगी तो अब वे प्रेशर नहीं लगाएंगी, इसलिए दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। जो शुगर मिल होती हैं उनमें भी एनिमल चारकोल का प्रयोग कर लिया जाता है। जो अपरिष्कृत शुगर होती है, माने अभी जो पूर्ण रूप से कलरलेस नहीं हुई है, उसे जब हम एनिमल चारकोल के ऊपर उस द्रव को गुजारते हैं तो वो एनिमल चारकोल उसके अंदर जो कलर वाली अशुद्धियां हैं उन्हें अधिशोषित कर लेता है और बिल्कुल कलरलेस हमारा क्या बाहर निकल जाता है? शुगर का जो हमारा द्रव है, फिर हम उसे क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तीसरा उदाहरण, एक पदार्थ है मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू, ये ब्लू रंग का कार्बनिक रंजक है, लेकिन जब हम इसमें एनिमल चारकोल डाल देते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। कारण एनिमल चारकोल पर मिथिलीन ब्लू के अंदर जो रंजक है वो पदार्थ अधिशोषित हो जाता है और सारा का सारा पदार्थ क्या हो जाता है? विलयन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्रियाएं हुई अधिशोषण की। अब अधिशोषण के बाद एक दूसरी चीज आती है, आपको ये समझ में आ गया वो अधिशोषण किसे कहते हैं और अवशोषण, इनका अंतर देख लें। अधिशोषण एक पृष्ठ पर होने वाली क्रिया है, पहला अंतर। अधिशोषण एक पृष्ठ पर होने वाली क्रिया है, अवशोषण एक पृष्ठ के अंदर होने वाली क्रिया है। नंबर 2, अधिशोषण में जो अधिशोषित पदार्थ है उसकी सांद्रता पृष्ठ पर अधिक होती है, इसमें जो अवशोषित पदार्थ है उसकी सांद्रता समान रूप से होती है। तीसरी बात, अधिशोषण प्रारंभ में तेजी के साथ होगा क्योंकि पृष्ठ सतह बड़ी होगी, उसमें इकट्ठा होने की जगह अधिक होगी, तेजी के साथ होता है, लेकिन अवशोषण हमेशा समान दर से होता रहता है। तो ये अंतर है हमारे अधिशोषण और अवशोषण की। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक आज पढ़ लिया हमने अधिशोषण, एक हमने पढ़ लिया अवशोषण। अब हम पढ़ते हैं अवशोषण के बाद विशोषण। विशोषण जिसे हम डिजॉर्प्शन कहेंगे। क्या है विशोषण? देखिए, अभी मैंने आपको अधिशोषण पढ़ाया था और अधिशोषण में मैंने आपको क्या बताया था कि अणु पदार्थ के यहां इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इकट्ठे हुए इस पदार्थ को इस सतह से हटाना है, तो विशोषण की बात कर रहे हैं हम। अधिशोषित पदार्थ को
पृष्ठ सतह से ताप बढ़ाकर या दाब बढ़ाकर, दाब घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, दाब परिवर्तित करके हटाने की क्रिया, उसे हटाया जाए, क्योंकि अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है ये? विशोषण। पृष्ठ सतह पर हमारा पदार्थ इकट्ठा है, हम चाहते हैं पृष्ठ सतह से हट जाए, तो विशोषण कहलाती है। एक बात, ये द्रव की सतह हो सकती है, ये ठोस की सतह भी हो सकती है। जब गैस के अणु किसी ठोस की सतह पर, ध्यान रखेंगे, जब गैस के अणु किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो उस क्रिया का नाम, एक अलग नाम दिया जाता है, अधिधारण, ओक्लूजन, अंग्रेजी में ओक्लूजन, अधिधारण। क्रिया अधिशोषण ही है, नाम बदल दिया गया है। जब ठोस की सतह पर गैस के अणु इकट्ठे होते हैं तो उसे हम अधिधारण क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा अधिशोषण आ गया। अब अधिशोषण भी ऋणात्मक और धनात्मक होता है। धनात्मक अधिशोषण क्या है और ऋणात्मक क्या है, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ये पृष्ठ सतह है, पृष्ठ सतह, और जो अंदर का पार्ट है इसे हम स्थूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल या बल्क। क्या कहते हैं? बल्क। तो जब कभी भी पृष्ठ सतह पर पदार्थ की मात्रा, ऐसा अधिशोषण जिसमें पृष्ठ सतह पर पदार्थ की मात्रा स्थूल में उपस्थित पदार्थ की मात्रा से या सांद्रता से अधिक होती है, जब सतह पर अधिक होगी तो उसे कहेंगे हम धनात्मक अधिशोषण। जब अधिशोषित पदार्थ, लिख सकते हैं आप इसे, जब अधिशोषित पदार्थ की मात्रा या सांद्रता पृष्ठ सतह पर अधिक होती है और स्थूल में कम, तो उसे हम कहते हैं धनात्मक अधिशोषण। और जब उल्टा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा पृष्ठ सतह पर होती है कम और स्थूल में होती है ज्यादा, तो उसे कहते हैं हम ऋणात्मक अधिशोषण। समझ में आई आपको? धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होती है। ठीक है, एक हम बात करते हैं, एक टर्म आ जाती है शोषण। ये वास्तव में अधिशोषण और अवशोषण दोनों का मिश्रण है। जैसे कपास के रेशे होते हैं, जब हम उसमें इंक डाल दें या कोई स्याही डाल देते हैं कपास के रेशों में, तो हम देखते हैं कि कपास के रेशों की पृष्ठ सतह पर इंक के कण इकट्ठे हो जाते हैं और जो उसका द्रव है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, कुछ पदार्थ उसके अंदर चला जाता है। तो यहां अधिशोषण भी हुआ और अवशोषण भी हुआ। कपास के रेशों की सतह पर इकट्ठा होने वाला पदार्थ अधिशोषण, और जो अंदर चला गया सतह के अंदर जाने वाले पदार्थ की परिघटना अवशोषण कहलाती है। तो जब कभी अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे हम शोषण कहते हैं। शोषण को जॉर्प्शन लिखते हैं, SORPTION। अगर AD जोड़ दें तो अधिशोषण, AB जोड़ दें तो अवशोषण, D जोड़ दें DE तो विशोषण। छोटी छोटी टर्म आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अभी अधिशोषण में बहुत बाकी है, कल पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि और रासायनिक अधिशोषण क्या है और क्या है भौतिक अधिशोषण, और अधिशोषण को कौन कौन कारक करते हैं प्रभावित, ये बात करेंगे कल की वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोशिश करके हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी बजा दो दोस्तों, क्योंकि आप है पढ़ने वाले, आपको पता लगना चाहिए कि एक वीडियो आ गई है।
तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप कम से कम वीडियो जरूर देख लेंगे। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।